नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश आप सभी का स्वागत करता हूँ क्राइम गाथा चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 18 फरवरी 2025 की सुबह थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सूरज की हल्की किरणें धीरे धीरे आसमान पर फैल रही थीं। एक साधारण से घर की खिड़की से सुनहरी रोशनी झांक रही थी, जो दीवारों पर टूटी फूटी छायाएं बिखेर रही थीं। लेकिन सायरा के लिए, एक माँ जिसका दिल डर से थरथरा रहा था, इस सुबह की गर्माहट कोई सुकून नहीं दे रही थी। उसका दिल किसी डमरू की तरह धक धक कर रहा था। हर धड़कन में एक अनजाना डर गूंज रहा था। उसके कांपते हाथों में फोन था, जिससे वो बार बार अपनी बेटी मुस्कान का नंबर मिला रही थी। हर कॉल का जवाब वही था, एक ऐसी खामोशी जो चाकू की तरह उसकी आत्मा को चीर रही थी। घंटों बीत गए, लेकिन उसकी 28 साल की बेटी मुस्कान की कोई खबर नहीं थी। यह खामोशी अब सिर्फ आवाज का अभाव नहीं थी, ये एक खंजर थी जो सायरा के दिल में गहरे उतर रही थी। सायरा की आंखें नींद की कमी और चिंता से लाल और सूजी हुई, आंसुओं से भरी थीं। वह अपने छोटे से कमरे में चक्कर काट रही थी। उसकी बेटी, जो हमेशा से उसका गर्व थी, अब कहीं खो सी गई थी। मुस्कान सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वह एक सितारा थी, एक नर्तकी, जिसकी थिरकन मंच को रोशन करती थी और जिसका जादू हर दिल को मोह लेता था। लेकिन अब वह सितारा किसी अंधेरे गर्त में गायब हो चुका था। हताश और अपने डर के बोझ को सहन न कर पाने के कारण सायरा दौड़ती हुई अपने भाई नूर हसन के पास पहुंची। उसकी आवाज टूट रही थी, गला रुंधा हुआ था। नूर, मैंने न जाने कितनी बार फोन किया, लेकिन मुस्कान ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। उसकी बातों में एक माँ का दर्द झलक रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे कोई ठंडी हवा उसके भीतर तक समा गई हो। नूर हसन, जो अब तक संयमित दिख रहा था, का चेहरा भी चिंता की गहरी लकीरों से भर गया। उसकी आंखों में एक सवाल गूंज रहा था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुस्कान अपनी मां की कॉल तक नहीं उठा रही। ये सवाल उसके दिल और दिमाग में तूफान की तरह उठ रहा था। बिना देर किए वह उस घर की ओर निकल पड़ा जहां मुस्कान पिछले कुछ समय से रह रही थी। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। घर सूना पड़ा था, मानो कोई भूतिया खंडहर हो। मुस्कान का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में घुल गई हो। पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब मिला, हमें कुछ नहीं पता। कब गई, क्यों गई, कैसे गई, किसी को कुछ नहीं मालूम। इन सब के बीच मुस्कान का 3 साल का मासूम बेटा घर पर ही था। वह अपनी मां को याद करके फूट फूट कर रो रहा था। उसकी चीखें, उसका अपनी मां को पुकारना, हर ध्वनि सायरा के दिल को चीर रही थी। आखिरी बार जब मुस्कान अपने बेटे को छोड़कर गई थी, तो उसने उसे एक भरोसेमंद महिला के पास सौंपा था। वह महिला अब पूरी तरह टूट चुकी थी। बच्चे की मासूम चीखें, उसका बार बार मम्मी पुकारना, ये सब उसे अंदर तक झकझोर रहा था। ऊपर से मुस्कान के लापता होने की खबर ने उसे पूरी तरह बिखेर दिया था। लेकिन जैसे ही नूर हसन उस महिला के दरवाजे पर पहुंचा, उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जगी। चलो, अच्छा हुआ, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। शायद अब नूर हसन कुछ कर पाए। उसके दिल में यह भरोसा जागा कि नूर हसन मुस्कान से संपर्क करेगा, उसे समझाएगा और किसी तरह उसे वापस लाएगा, ताकि वह अपने बच्चे को फिर से गले लगा सके। लेकिन जिंदगी कभी-कभी उम्मीदों से कहीं ज्यादा जटिल होती है। जब नूर हसन उस घर पहुंचा जहां मुस्कान रह रही थी, तो वहां का सन्नाटा और बेखबरी उसे भीतर तक हिला गई। घर की दीवारें खामोश थीं, जैसे कोई अनकही कहानी छुपाए हुए हों। पड़ोसियों ने दो टूक कहा, हमें नहीं पता वह कब गई, कहाँ गई। हमने तो उसे कई दिनों से देखा ही नहीं। नूर हसन के भीतर अब 3 साए घर करने लगे थे, चिंता, शक और डर। उसने हर उस इंसान से संपर्क करने की कोशिश की जिसने कभी मुस्कान से बात की हो, रिश्तेदार, दोस्त, पुराने पड़ोसी। लेकिन हर बार जवाब वही था, हमें कुछ नहीं पता। थक हार कर भारी कदमों और डूबे हुए मन के साथ वह आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसने मुस्कान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अब मुस्कान की जिंदगी और हालात के हर पहलू को बारीकी से टटोलना शुरू किया। सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार हुई। बदायूं के गांव हाशिमपुर की रहने वाली मुस्कान
कभी भीड़ में अपनी अदाओं से महफिल लूट लेती थी। उसकी हर अदा में ऐसा जादू था कि लोग बस देखते ही रह जाते थे। मंच पर जैसे ही उसके कदम थिरकते, तालियों का शोर थमने का नाम नहीं लेता था। मुस्कान की शोहरत सिर्फ गांव और कस्बों तक सीमित नहीं थी। सोशल मीडिया पर भी उसके लाखों दीवाने थे। हर नया वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाता था। बचपन से ही मुस्कान का सपना था कि उसकी पहचान सिर्फ एक कलाकार के रूप में न रहे, बल्कि लोग उसे एक मिसाल की तरह देखें। उसकी आंखों में हमेशा बड़े बड़े सपने तैरते रहते थे और हर मंच उसका नया आसमान होता था। मुस्कान के प्रशंसकों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हीं में एक नाम ऐसा था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। रिजवान। रिजवान गांव अल्लाहपुर भोगी की महिला प्रधान जैनब का पति था। शादीशुदा, बच्चों वाला ये आदमी मुस्कान के इतने करीब आ गया कि एक दिन उसने चोरी छिपे उससे निकाह कर लिया। अब मुस्कान की जिंदगी दो ध्रुवों के बीच बंट गई थी, कभी रिजवान के साथ तो कभी उसकी पहली पत्नी जैनब की छाया में। मुस्कान और रिजवान के रिश्ते ने एक नया मोड़ तब लिया जब उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। लेकिन यही वह मोड़ था जहां से मुस्कान की जिंदगी की रफ्तार थमने लगी। रिजवान, जिसे कभी मुस्कान का डांस पसंद था, अब उसी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। उसने मुस्कान पर पाबंदियों की दीवारें खड़ी कर दीं। न सिर्फ उसे मंच से दूर किया गया, बल्कि उसे घर की दहलीज तक सीमित कर दिया गया। स्टेज पर डांस करना तो दूर की बात थी। जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिली कि मुस्कान नौटंकी में काम करती थी और डांस करती थी, उनका पहला शक यही गया कि शायद मुस्कान ने खुद ही कोई रास्ता चुना होगा, क्योंकि उसका पति अक्सर उसके साथ नहीं रहता था और वह अकेली सिर्फ अपने 3 साल के बेटे के साथ रह रही थी। पुलिस को यह भी यकीन था कि शायद उसे किसी और से प्यार हो गया हो और वह उसी के साथ कहीं चली गई हो। इसीलिए इस केस को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन जब सायरा रोते बिलखते थाने पहुंची और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने लगी, तो पुलिस ने न सिर्फ उसकी बातों को अनसुना किया, बल्कि उल्टे उस पर सवालों की बौछार कर दी। सायरा का कहना था कि पुलिस का रवैया बेहद उपेक्षापूर्ण और असंवेदनशील था। उसने भर्राई आवाज में कहा, सर, मुस्कान रिजवान के साथ ही रहती थी, उसी के घर में, उसी कमरे में। उसने अपनी मर्जी से रिजवान से लव मैरिज की थी, लेकिन वह उससे मारपीट करता था और अब उसे गला घोंट कर मार दिया गया। सायरा की आंखें सूज गई थीं, उसकी आवाज थरथरा रही थी। वह पुलिस थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। सायरा ने भरे गले से कहा, सर, मेरी कोई नहीं सुन रहा। उल्टा मुझसे गंदे गंदे सवाल किए जाते हैं। कहते हैं, तुम लोग तो नाचने गाने वाले हो, ढंडे वाले हो। क्या इंसाफ की उम्मीद ऐसे हाल में की जा सकती है? हताश होकर उसने मनोज दारोगा से मदद मांगी। जब वहां भी सुनवाई नहीं हुई, तो वह बरेली जाकर आईजी साहब के सामने पेश हो गई। सायरा ने साफ साफ कहा, क्या नाचने गाने वाला इंसान नहीं होता? क्या उसे इज्जत और इंसाफ नहीं मिल सकता? सायरा अकेली नहीं थी। नूर हसन भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बार बार पुलिस थाने जाकर अर्जियां दीं, हर बार यही दोहराते कि सर, मुझे पूरा शक है कि इस सब के पीछे मुस्कान के पति रिजवान का हाथ है। शुरुआत में पुलिस ने नूर हसन की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन अब रिजवान की पड़ताल शुरू हुई। एक एक परत खुलने लगी। पता चला कि रिजवान पास के ही गांव अल्लाहपुर का रहने वाला था। उसकी पहली पत्नी जैनब उस गांव की प्रधान थी। रिजवान की दो दो शादियां थीं, एक तरफ जैनब, दूसरी तरफ मुस्कान। अब पुलिस को लगा कि मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने रिजवान की जिंदगी की परतें उधेड़नी शुरू की। तभी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। रिजवान कहीं बाहर नहीं था, बल्कि पहले से ही जेल में बंद था। यह सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। अब एक नई गुत्थी सामने खड़ी थी। अगर रिजवान जेल में है, तो फिर मुस्कान को गायब किसने किया? या क्या यह सब उसी ने जेल में रहते हुए प्लान किया था? पुलिस ने रिजवान के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। पता चला कि जिस वक्त मुस्कान लापता हुई, उसके ठीक एक दिन बाद रिजवान ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। वह पहले से एक केस में जमानत पर बाहर था। सवाल उठा कि
अगर वह कुछ गलत नहीं कर रहा था, तो उसने अचानक खुद जाकर सरेंडर क्यों किया? क्या वह किसी साजिश को अंजाम देकर खुद को बचाने के लिए जेल चला गया? इन सवालों ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तक जिस केस को हल्का समझा जा रहा था, वह अचानक गंभीर हो गया था। पुलिस ने मुस्कान के गायब होने की दिशा में तेजी से जांच शुरू की। पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन आसपास के किसी पड़ोसी को कुछ नहीं पता था। मुस्कान कहाँ गई, कब गई, किसके साथ गई, सब कुछ रहस्य बना हुआ था। बस एक बात सबको याद थी, मुस्कान ने अपने बेटे को पड़ोसियों के पास छोड़ दिया था और फिर वह कभी नहीं लौटी। ये बात मुस्कान के घर और आसपास धीरे धीरे फैल गई थी कि वह कुछ ही देर में वापस आ जाएगी, लेकिन वह कभी नहीं लौटी। कोई नहीं जानता था कि वह आखिरी बार किसके साथ गई थी, कहाँ गई थी। कुछ ही दिनों बाद रिजवान को जेल से रिहा कर दिया गया। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, पुलिस को सूचना मिल गई। तुरंत पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार पुलिस ने मामले को हल्के में नहीं लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो रिजवान ने पूरी तरह इनकार किया। सर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो अभी अभी जेल से रिहा होकर आया हूं। आप मेरी हिस्ट्री देख सकते हैं। लेकिन पुलिस ने सबूतों के साथ उसे घेर लिया। तू इस दिन गिरफ्तार हुआ था। यह मामला तुझसे जुड़ा था। इसके बाद तू जमानत पर बाहर आया था। फिर तूने खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर क्यों कर दिया? जब जमानत पर था तो तुझे वापस जाना जरूरी नहीं था। तो तूने खुद को जेल में क्यों बंद करवा लिया? रिजवान की चुप्पी और बचाव के बीच पुलिस के सवाल लगातार बढ़ते गए। मामले की गुत्थी और जटिल होती चली गई। पुलिस के दिमाग में अनगिनत सवाल भंवर की तरह घूम रहे थे और रिजवान की खामोशी उन सवालों को और गहराई दे रही थी। हर पूछताछ के साथ उसकी कहानी की नींव हिलती जा रही थी, जैसे कोई पुरानी हवेली अपने आप ढहने लगी हो। जब पुलिस ने सख्ती का रुख अपनाया, तो रिजवान की हिम्मत टूट गई। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। फिर अचानक वह रात सामने आया जिसने सबको सन्न कर दिया। रिजवान ने थरथराते होंठों से कहा, सर, मैं अल्लाहपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरी शादी पहले से जैनब नाम की लड़की से हो चुकी है, जो हमारे गांव की महिला प्रधान भी है। हमारे पास सब कुछ था, किसी कमी की बात नहीं थी। लेकिन फिर 2020 से 21 के आसपास हमारे गांव में एक नौटंकी टीम आई थी। उसी टीम में मुस्कान भी थी। मुस्कान का डांस इतना लाजवाब था कि मैं उसका दीवाना हो गया। जैसे ही पता चलता कि मुस्कान का स्टेज शो किसी नज़दीकी गांव में होने वाला है, मैं वहां पहुंच जाता था, खासकर उसके डांस को देखने के लिए। धीरे धीरे मुस्कान के लिए मेरा जज्बा इतना गहरा हो गया कि एक दिन मैंने सारी झिझक भुलाकर उसे अपने दिल की बात कह दी। मैंने सच्चे इरादों से, बगैर किसी चालाकी के, उसे प्रपोज किया। वक्त के साथ उसके चेहरे पर भी वह नरम मुस्कान दिखने लगी, जो किसी के दिल में जगह बनाने का इशारा होती है। धीरे धीरे हमारी मोहब्बत ने वह मोड़ ले लिया, जहां हमने एक दूसरे की रजामंदी से निकाह कर लिया। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। जब मुस्कान को सच्चाई पता चली कि मेरी पहली शादी पहले से हो चुकी है और मेरी बीवी जैनब, जो गांव की प्रधान भी है, अब भी मेरे घर में रहती है, तो उसके दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। वह बार बार पूछती, हमारा रिश्ता अब कहाँ टिकेगा? क्या जैनब हमें कभी स्वीकारेगी? एक उलझा हुआ रिश्ता। इस उलझन को सुलझाने के लिए मैंने मुस्कान को हर महीने 10,000 रुपये देने शुरू किए, ताकि वह अपनी जिंदगी इज्जत और चैन से जी सके। मैंने उसके लिए गांव से दूर एक कमरा भी दिलवाया, जहां वह किसी को बताए बगैर रह सके। वहीं से शुरू हुआ हमारा छुपा हुआ रिश्ता। साल दर साल वह कमरा उसका घर बन गया। जरूरतें बढ़ती गईं। 10,000 रुपये की रकम कब 15,000 हुई और कब 20,000, पता ही नहीं चला। 2021 से 22 में जब मुस्कान ने एक बेटे को जन्म दिया, तो जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा बढ़ गईं। अब वह सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं, मेरे बच्चे की मां भी थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और अब 2025 का साल आ चुका था। मुस्कान अब हर महीने 40,000 रुपये मांगने लगी थी। उसका कहना था, 10,000 रुपये में आजकल किसी का गुजारा कैसे हो सकता है? उसके दिल में एक सवाल बार बार सिर उठाता था,
इतने पैसे का वह आखिर क्या करती है? मुस्कान की दलीलें भी अपने आप में वाजिब लगती थीं। पहले वह अकेली थी, उसकी जिंदगी सादा थी, लेकिन अब वह एक बच्चे की माँ थी। उसका दावा था कि बेटे की परवरिश में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। स्कूल, दवाइयाँ, दूध, कपड़े, सब कुछ का खर्च अब आसमान छूने लगा था। कुछ वक्त तक मैंने जैसे-तैसे जुगाड़ करके मुस्कान का खर्च उठाया। कभी दोस्तों से उधार लिया, तो कभी ज़रूरी ज़रूरतों को टाल दिया। लेकिन सच्चाई यही थी कि मेरी आमदनी बेहद सीमित थी। एक साधारण इंसान की सी आमदनी, जिसमें घर चलाना ही मुश्किल था। ये मासिक जिम्मेदारी अब मेरे लिए बोझ बन चुकी थी। ऐसा बोझ जो मेरी आत्मा को थका रहा था। हर महीने की शुरुआत मुझे डराने लगी थी। अंदर ही अंदर मैं घुटने लगा था। जैसे-जैसे रुपए जेब से निकलते गए, वैसे-वैसे मेरे दिल में कड़वाहट और गुस्सा बढ़ता गया। मजबूरी में मैं पैसे तो देता रहा, लेकिन हर बार वह रिश्ता और कमजोर होता गया। अब मेरी जिंदगी एक उलझे हुए जाल की तरह हो गई थी, जहां हर तरफ तनाव, असहजता और आर्थिक तंगी के धुएं ने मुझे घेर रखा था। ये सब मेरी सोच, मेरे बोलचाल, यहाँ तक कि मेरी आंखों की उदासी में भी साफ झलकने लगा था। मैं अक्सर खुद से पूछता, क्या मैंने मुस्कान से शादी करके सही किया? क्या ये रास्ता मुझे कहीं ले जा भी रहा है? अब तो पहली बीवी ज़ैनब को भी इस दूसरी शादी की खबर लग चुकी थी। ज़ैनब की आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि गुस्सा, ताना और तिरस्कार था। हर रोज उलाहनों का सिलसिला चलता। अब हमारी जिंदगी क्या बची है? कौन सी बीवी को तू असली मानता है? मैं दोनों तरफ से पिसता जा रहा था। एक ओर मुस्कान और उसके बेटे का बढ़ता खर्च, दूसरी ओर ज़ैनब की नाराजगी और घर की बिखरती शांति। इस दोहरे बोझ के नीचे मेरा मनोबल चूर-चूर होता जा रहा था। जिंदगी अब मुझे एक ऐसे कुएं जैसी लगने लगी थी, जिसमें न नीचे जाने की जगह थी, न ऊपर चढ़ने का सहारा। एक दिन मैं बेहद टूटे मन से अपने खेत के कोने में चुपचाप बैठा था, पसीने में लथपथ चेहरा, आंखों में थकी हुई बेचैनी। तभी गांव के दो पुराने जानकार, राम अवतार और राधेश्याम, वहां आ पहुंचे। उन्होंने मुझे उस हाल में देखा तो पूछा, क्या बात है यार, इतना परेशान क्यों है? मैं अब और चुप नहीं रह पाया। मेरे दिल का गुब्बार जैसे बांध तोड़कर बाहर आने को तैयार था। मैंने उन्हें एक-एक कर अपनी पूरी कहानी सुनाई। मुस्कान, उसका बेटा, ज़ैनब के उलाहने, पैसे का बोझ और टूटती जा रही जिंदगी। सुनकर कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर राम अवतार ने धीरे से कहा, भाई, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर तू कहे तो हम उसे ठिकाने लगा सकते हैं। मैं चौंका, लेकिन फिर मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, थकान और लालच के मेल से बनी हुई। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मेरी यह समस्या हमेशा के लिए खत्म कर दो, तो मैं तुम्हें हाथों हाथ 70,000 रुपये दूंगा और एक रात की पार्टी तुम्हारे नाम। जितनी शराब पीनी हो, खुला इंतजाम मेरी तरफ से होगा। मेरी बात सुनकर राम अवतार और राधेश्याम के चेहरे पर अजीब सी खुशी चमक उठी, जैसे गरीबी से त्रस्त आत्माएं अचानक खजाने की चाबी पा गई हों। एक ही रात में 70,000 रुपये और ऊपर से दारू की खुली दावत। दोनों के लिए यह एक सुनहरा मौका था। न कोई पछतावा, न कोई शर्म। वे तुरंत तैयार हो गए। अब तीनों ने मिलकर योजनाएं बनानी शुरू कर दी। एक नहीं, कई प्लान। कब, कैसे, कहाँ। मुस्कान को खत्म करना तो तय हो गया था, लेकिन असली सवाल यह था कि उसके शव को कहाँ गायब किया जाए। राधेश्याम और राम अवतार उस समय गांव के किनारे एक खेत पर खेती कर रहे थे, जो उन्होंने ठेके पर लिया था। एक रोज उन्होंने मुझसे कहा, देख भाई, अगले 5 सालों तक तो तू ही प्रधान रहेगा, इसलिए तुझसे बस इतनी गुजारिश है कि इस खेत को किसी और को मत देना। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? राम अवतार मुस्कुराया और बोला, हमने सोचा है कि इसी खेत में एक गहरा गड्ढा खोद देंगे, मुस्कान को वहीं दफना देंगे। 5 साल में सब मिट्टी में मिल जाएगा, बस एक कंकाल रह जाएगा, और वह भी किसी का क्या बिगाड़ेगा। हम तीनों अब इंसान की शक्ल में कुछ और ही बन चुके थे, जैसे जिंदगी की परेशानियों ने हमारे भीतर की इंसानियत को पूरी तरह कुचल डाला हो। पूरी योजना तैयार हो चुकी थी, जगह तय थी, वक्त तय था, तरीका तय था। अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी था। मैंने गहरी सांस ली, अपनी कमर सीधी की
और भारी मनली मुस्कान के कमरे की ओर बढ़ा। मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक और सालों की मोहब्बत, दूसरी ओर हालात की दरिंदगी। रात के तकरीबन 9 बजे का वक्त था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसर चुका था। बिजली की रुक रुक कर जलती बत्तियां, दूर कुत्तों की भूख और हवा में फैली सीलन सब मिलकर माहौल को रहस्यमय बना रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच मैंने मुस्कान को फोन लगाया। मेरा लहजा बेहद शांत और नरम था। चलो मुस्कान, आज कहीं बाहर चलते हैं, बस हम दोनों, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मुस्कान को एक पल को हैरानी हुई, लेकिन उसका दिल मान गया। आखिर इतने समय बाद उसका पति उसे लेने आया था। शायद आज फिर से सब ठीक हो जाए। वह तैयार होकर बाहर निकली। जैसे ही उसने स्कूटी पर मुझे खड़ा देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि यह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात भी बन सकती है। मैंने उसे स्कूटी पर बैठाया और गांव की सीमा पार करते करते उसे खेत की ओर ले गया। मुस्कान की नजरें चारों तरफ घूमने लगीं। अंधेरे में लिपटी हुई जमीन, सूखे पेड़ और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। उसका दिल धक धक करने लगा। रिजवान, हम कहाँ आ गए हैं? उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने धीरे से कहा, डर मत, मैं हूं ना, तुझे क्या होगा? जैसे ही हम खेत के अंदर दाखिल हुए, मुस्कान की नजर सामने पड़ी। वहां राधेश्याम और राम अवतार शराब की बोतलें लिए बैठे थे। उनके पास एक तरफ फावड़े रखे थे और मिट्टी के ढेर पर ताजगी से खोदी हुई जमीन दिख रही थी, जैसे दिन भर किसी ने खोद खोद कर थक कर बैठा हो। मुस्कान ठिठक गई। उसका दिल बैठने लगा। ये सब क्या है रिजवान? ये लोग, ये जगह? मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, अरे डर क्यों रही हो? ये अपने ही लोग हैं। थोड़ी दारू पी रहे हैं। तू चल बैठ, पहले बात करते हैं। मुस्कान अब तक काफी कुछ समझ चुकी थी, लेकिन उसने खुद को जाहिर नहीं होने दिया। वह उस वीरान खेत में एक कोने में जाकर सहमी खड़ी थी, जैसे किसी अनजाने डर ने उसकी रूह तक को जकड़ लिया हो। उसकी आंखों में बेचैनी थी और वह बार बार मुझसे सवाल कर रही थी, आखिर हम यहां आए क्यों हैं? तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? लेकिन जवाबों की जगह उसे मिल रही थी सिर्फ खामोशी और टाल मटोल। जैसे ही हम राम अवतार और राधेश्याम के पास पहुंचे, मैंने पहले गिलास में थोड़ी शराब उड़ेली। हल्की सी मुस्कान के साथ उसे गले से नीचे उतारा। फिर तीनों की नजरें मुस्कान की ओर घूम गईं। उसकी आंखों में कुछ समझ आने लगा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राम अवतार और राधेश्याम ने आगे बढ़कर उसके हाथ और पैर कसकर पकड़ लिए। वह छटपटाई, चीखी, गिड़गिड़ाई, लेकिन वह आवाजें उस वीरान जगह में गूंज कर रह गईं। मैंने मुस्कान की चुन्नी को उसके ही गले में लपेटा और धीरे धीरे कसना शुरू किया। मुस्कान हिम्मत नहीं हारी। वह हर पल खुद को बचाने की कोशिश करती रही। नाखूनों से जमीन कुरेदती रही, पैरों से जमीन पर लकीरें बनाती रहीं, लेकिन 3 दरिंदों के सामने वह अकेली पड़ गई। कुछ ही पलों में वह संघर्ष करते करते चुप हो गई। उसकी सांसें रुक गई थीं। वह अपनी जान गंवा चुकी थी। हम तीनों ने मुस्कान को उठाकर साइड में रख दिया और उसके बाद दोबारा शराब पीना शुरू कर दिया। घबराए तो हम तीनों ही थे, लेकिन मेरी तो एक दिक्कत खत्म हो रही थी और उन 2 लोगों को छिपकर शराब और 70,000 रुपये मिल रहे थे। जैसे किसी सौदे की कीमत तय थी और अब उसका भुगतान हो चुका था। लालच ने डर को कुछ देर के लिए दबा दिया था। हिम्मत बटोरते हुए हमने मुस्कान की निर्जीव देह को घसीटते हुए उसी गड्ढे में डाल दिया जो शायद पहले से ही तैयार रखा गया था। मिट्टी का एक एक फावड़ा जैसे उसकी चीखों को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश कर रहा हो। जब यह अमानवीय काम पूरा हो गया तो हमारी बोतलें भी खत्म हो चुकी थीं, लेकिन मैं पहले से तैयारी में था। मैंने अपने थैले से 2 और बोतलें निकालीं, जैसे जश्न मनाने का इंतजाम पहले से सोच रखा हो। मैंने दोनों बोतलें राधेश्याम और राम अवतार को पकड़ाईं और साथ ही बेशर्मी से पैसे भी दे दिए। शराब की घूंटों के साथ हमारी बातचीत और डरावनी हो गई। वे कहने लगे, अब देख, अगले 5 साल बस यही देख लेना कि यह खेत जो हमने ठेके पर लिया है कोई मांगने ना आए, वरना अगर ट्यूबवेल के लिए या किसी और वजह से यहां फिर कभी खुदाई हुई तो नीचे से कोई हड्डी जरूर निकलेगी।
मैंने सिर हिलाकर उन्हें समझाने लगा, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, कोई यहां नहीं आएगा। कुछ देर और रुकने के बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए और मैं अपने चेहरे पर नकली इत्मीनान की परत चढ़ाए धीरे धीरे घर की ओर लौट गया। घर लौटने के बाद जैसे ही मेरी नजरें दीवारों से टकराईं, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ है वह यहीं तक नहीं थमेगा। मुस्कान अचानक इस तरह गायब हो गई है। ना कोई चिट्ठी, ना कोई कॉल, ना कोई संदेश। उसकी माँ, उसका परिवार जरूर उसे ढूंढेगा, और अगर वे ढूंढते हुए मेरी तरफ आ गए तो क्या होगा? शक की सुई कहीं भी घूम सकती थी। मैं जानता था कि अगर कोई सच के करीब पहुंचा तो मैं खुद उसमें फंस सकता हूं। इस डर के साथ मैंने अगले कुछ दिनों में अपने सारे खुले धंधों को समेट लिया। जहां जो उधारी थी, जिनसे जरूरी बातें करनी थीं, सब निपटा लिया। क्योंकि मेरे ऊपर एक केस पहले से ही चल रहा था और मैं फिलहाल पैरोल पर बाहर था। एक रात चुपचाप मैं थाने पहुंचा। जैसे भागना नहीं, छुपना नहीं, अब तो खुद को सौंप देना ही एकमात्र रास्ता था। पुलिस वालों की आंखों में हैरानी थी। वे सोचने लगे, अरे, ये खुद ही लौट आया, अभी पैरोल का वक्त तो बचा हुआ था। लेकिन उन्हें मेरे इरादों से ज्यादा मतलब नहीं था। उनके लिए मैं सिर्फ एक अपराधी था जो लौट आया था। इसलिए औपचारिकता पूरी होते ही मुझे फिर से जेल में डाल दिया गया। उधर मुस्कान का परिवार बदहवास था। बेटी का यूं अचानक लापता हो जाना, न कोई लड़ाई, न कोई संकेत। सायरा थाने के चक्कर काटती रही, आंखों में उम्मीद और जुबान पर बस एक ही सवाल, मेरी बेटी कहाँ है? शुरू में पुलिस ने इसे एक और आम लापता केस समझकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब केस की तह में जाने पर एक एक कर कई परतें खुलने लगीं। मुस्कान का आखिरी बार रिजवान के साथ देखा जाना, रिजवान का अचानक आत्मसमर्पण करना, उसकी पुरानी आपराधिक पृष्ठभूमि। तो उन्हें समझ में आने लगा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। सवाल पूछे जाने लगे, पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाने लगे, और जिस जमीन के ठेके की बात चल रही थी उस ओर पहली बार किसी की निगाह गई। पुलिस ने अब केस की गहराई में उतरना शुरू कर दिया था। तीनों आरोपियों, रिजवान, राधेश्याम और राम अवतार को पकड़कर वे सीधे उसी खेत पर पहुंचे जहां आखिरी बार मुस्कान को दफनाए जाने की बात कही गई थी। जेसीबी की मदद से खुदाई शुरू हुई। हर फावड़ा मिट्टी को हटाता जा रहा था, जैसे सच को बाहर निकालना हो। 4 से 5 फुट तक खुदाई करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। जमीन ज्यों की त्यों लगी, कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस के ऑफिसर्स ने कड़ी नजरों से तीनों को घेरा और दोबारा पूछताछ की। क्या तुम लोग हमें पागल बना रहे हो? कहाँ है वो बॉडी? तीनों ने सधे अंदाज में जवाब दिया, सर, हमने तो बॉडी थोड़ा गहरा ही दफनाया था। हम सोच रहे थे कि अगर ऊपर से ट्रैक्टर या कोई खुदाई हुई तो बॉडी बाहर नहीं निकले, इसलिए करीब 7-8 फुट तक खुदाई करें। पुलिस ने बिना देर किए खुदाई की गहराई बढ़ा दी और तभी नीचे से एक कंकाल जमीन से बाहर झांकने लगा। मुस्कान की बॉडी करीब 40 दिन से इसी मिट्टी के नीचे दबी थी, जहां ऊपर से गेहूं की फसल लहला रही थी। खुदाई के कारण गेहूं की फसल पूरी तरह खराब हो गई थी। ये जगह अब रहस्यमय लग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ दफनाया हो। ये मिट्टी और फसल की बर्बादी सिर्फ एक सबूत नहीं थी, बल्कि उस भयावह सच की दस्तक थी जो अब छुपा नहीं रह सकता था। अब पुलिस के पास वह सबसे बड़ा सबूत था, मुस्कान का सड़ा गला कंकाल। तीनों आरोपी पहले से हिरासत में थे। जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह पुष्टि हो गई कि यह कंकाल मुस्कान का ही है और मौत का तरीका भी वही था जैसा तीनों अपराधियों ने स्वीकारा था, गला घोंटकर हत्या, पुलिस के पास अब कोई कसर बाकी नहीं थी। रिजवान, राधेश्याम और राम अवतार तीनों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर हत्या, साजिश, सबूत छुपाने और अन्य धाराओं के तहत केस लगाया गया। ये मामला कोर्ट में अभी भी चल रहा है। मुस्कान, जिसे वह अपना हमसफर समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। तो ऐसे व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये कहानी केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है। हम किसी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देते।